नेटो से बाहर सहयोग ढूंढ रहा है अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यूएस और इजराइल कॉन्फिडेंस खो रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन में लग गए हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को कल पुतिन को फोन करना पड़ गया। आउट ऑफ द बॉक्स, मिड ऑफ द तगड़ी मार विद ईरान, ट्रंप को यूक्रेन की चिंता क्यों सताने लगी? भाई मुझे तो ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। उधर पुतिन को भी यूएस ईरान वॉर की वजह से ऑयल के ग्लोबल प्राइस राइज की चिंता सताने लगी है। मुझे तो ये भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस वॉर से अगर किसी का सबसे ज्यादा इंस्टेंट फायदा हो रहा है तो वो है रशिया। देखिए, वॉर के बाद किसका क्या फायदा होगा ये वॉर का कंक्लूजन बताएगा, पर इंस्टेंट फायदा तो रशिया को ही हो रहा है, और बल्कि डबल फायदा हो रहा है। एक तरफ से यूरोप यूएस से जो वेपन्स खरीद कर यूक्रेन भिजवाता था, वो वेपन्स आजकल मिडिल ईस्ट में खप रहे हैं, खासकर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। स्टॉक किसी के भी अनलिमिटेड नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना कहें, प्रोडक्शन इतनी तेजी से इनका हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे यहाँ खपत होती जाएगी, यूक्रेन के लिए कमी पड़ती जाएगी। फायदा किसका? रशिया का। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, टैंकर्स को हिट किया जा रहा है। कौन हिट कर रहा है ये इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, पर सप्लाई नहीं आ रही। इक्का दुक्का टैंकर्स निकल जाते हैं, वो एक अपवाद है। रशियन ऑयल एक ऑप्शन है जो अबेंडेंस में है, और ऑलरेडी ओशंस में टैंकर्स में लोडेड इधर उधर तैर रहा है। ट्रंप अब कंसिडर कर रहे हैं कि रशिया पर से ऑयल सैंक्शंस को थोड़ा और कम किया जाए, ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बनाए रखने में हेल्प हो। तो फायदा यहाँ पर भी रशिया का। अब सवाल यह है कि एकाएक ये बातचीत क्यों हुई? ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि रशिया की बातचीत में क्या हुआ, तो ट्रंप ने यूक्रेन की वॉर बताई, उस पर अपनी चिंता जताई, पर मिडिल ईस्ट पर आकर ये अटक गए, जहां पर इनकी बॉडी लैंग्वेज बता गई कि कुछ तो गड़बड़ है। Do you approve of Iran's new supreme leader? And secondly, can you tell us more about your call with Russian President Vladimir Putin today? Yes. What did you discuss? Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. And look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. तो अटक गए महामहिम। यूक्रेन तो बहाना है, बात तो असली ईरान पर हुई है, और वो भी 1 घंटे से भी ज्यादा। देखिए, यूएस और इजराइल का क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि ईरान में स्विफ्ट एंड सीवियर स्ट्राइक करो, रिजीम की टॉप लीडरशिप को खत्म करो, और जब कोई लीड करने को ही ना बचे तो ईरान की जनता उसे टेक ओवर कर लेगी। ठीक वैसा जैसे गद्दाफी के साथ हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, या भी रिसेंट का एग्जाम्पल लें तो निकोलस मदुरो के साथ हुआ कि नया लीडर चुना जाएगा तो ट्रंप उसको स्वयं गद्दी पर बैठाएंगे। पर ईरान के केस में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। हालांकि इनको मालूम था कि ईरान की लीडरशिप सिंगल लेयर की नहीं है। अकेले अली खमनई को मारने से कुछ नहीं होगा, बाकी सेकंड इन लाइन को भी निपटाना होगा। इन लोगों ने वैसा ही किया। पर ईरान की रिजीम रक्त बीज निकली। एक को मार रहे हैं, 2 और खड़े हो जाते हैं। ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कहा था कि वॉर जल्दी खत्म होगी, तो अब कब खत्म होगी? ट्रंप यहां पर भी सोच में पड़ गए, फिर बोले। Mr. President, on Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. तो ट्रंप को भी पता है कि रक्त बीज हो गई है ईरान की रिजीम। अब देखिए, ईरान में लीडरशिप को मारते जा रहे हैं, पीछे से अगर कोई और उनकी जगह ले ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में लीडरशिप रहे या ना रहे, ट्रांजिशन फेज में हो, उस समय भी इनकी मिसाइलें गरजना बंद नहीं कर रही। 32 राउंड से भी ज्यादा फायर कर चुके हैं लोग मिसाइल्स। इसलिए लीडरशिप पे कौन है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान की रिजीम एज अ सिस्टम काम कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ यूएस के इंटरसेप्टर्स डिप्लीट हो रहे हैं। अब तो नौबत ये आ गई है कि पेट्रियट की बैटरीज अब साउथ कोरिया से मंगानी पड़ रही हैं। साउथ कोरिया में जो यूएस ने नॉर्थ कोरिया के लिए तैनात कर रखी थी। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को ये लोग डैमेज तो दे रहे हैं, पर रोक नहीं पा रहे। ईरान किसी न किसी गुफा से मिसाइल निकालकर इन पर दाग ही देता है। ये फॉर्मर यूएस मरीन है स्कॉट रिटर। आजकल इनके पॉडकास्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इनका मानना है कि ईरान ने अभी तक अपनी 15 साल पुरानी मिसाइल्स ही यूज की हैं। असल खेला तो शुरू होना अभी बाकी है। If you're Iran, do you continue to fire 15-year-old missiles, which is what they've been firing, which,
to absorb missile defense, or do you now transition to the big guns? Now that they can't shoot you down, now that they can't defend, now it's time to deliver the real damage, the real harm. They said they're going to turn Tel Aviv upside down. तो ईरान अभी बस यूएस और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को एब्जॉर्व करने में लगा हुआ है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि यूएस और इजराइल ने इनके लॉन्चर्स तबाह नहीं किए हैं, वो डेकॉय थे, मतलब नकली थे। मैं इस बात को नहीं मानता, डैमेज तो हुआ है, पर यह बात इनकी बिल्कुल सही है कि ईरान अभी तक बस अपनी पुरानी मिसाइल्स ही यूज कर रहा है, एक आध को छोड़कर। आगे कहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ईरान नेगोशिएट भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर बात हुई तो यूएस यहां से रीसेट करेगा और फिर वापस आकर अटैक करेगा। Iran will not accept an off-ramp, because to allow a ceasefire to take place at this time means you simply allow the United States and Israel to hit the reset button, and then you're going to do this all over again. This has to be the last time Israel ever thinks about launching an attack against Iran. It's over for Israel. It's done. Netanyahu gambled and he lost. यहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी आधी बात सही है कि यूएस वापस फिर आके अटैक करेगा, पर ईरान सीज फायर नहीं करना चाहता। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ईरान सीज फायर करेगा, पर अपनी कंडीशंस पर। ऐसा नहीं होगा कि यूएस के साथ ईरान एक लंबी वॉर लड़ना चाहेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि वो अकेला है और यूएस के साथ भी पूरी पलटन आ जाएगी। तो कुल मिलाकर कहना ये भी चाहते हैं कि आर पार की होगी, आगे अभी और तगड़ी मार होगी। चलिए यहाँ वापस आते हैं रशिया के एंगल पर। रशिया ईरान का अलाय है, पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, ये ना रशिया चाहता है ना चाइना। अब जब यूएस और इजराइल को ये लगने लगा है कि ये रिजीम चेंज नहीं करवा पाएंगे, तो ये ढूंढने लगे हैं एग्जिट, पर एग्जिट भी ऐसी जहां पर ये कुछ क्लेम कर सके। इसलिए ये रशिया के पास गए हैं कि वो ईरान को परस्यू करे, कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो कम से कम कह ही दे कि हमने बंद कर दिया है और यहाँ पर एक सीज फायर हो जाए। ऐसी भूमिका ये लोग बनाने लगे हैं। कल ट्रंप ने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं, हम चाहें तो इस वक्त विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं, पर हम आगे जाना चाहते हैं। Navy, they have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications. And they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. तो सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि यूएस अब बाहर निकलना चाहता है, पर हाथ में कुछ लेकर, और अगर उसे आगे लड़ना पड़े तो अब यहाँ पर यूएस अकेले बर्डन नहीं उठाना चाहता। आप इन साहब को जरूर पहचानते होंगे, ये हैं सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जी हाँ छोटा ट्रंप। कल सऊदी अरब को ललकार रहे थे कि वो भी इस वॉर में शामिल हो, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का हवाला दे रहे थे। सुनिए क्या कहते हैं। To my friends in Saudi Arabia, I've been your biggest champion. I think the Crown Prince has taken Saudi Arabia in a completely different direction in a good way. But here's what I want to say to Saudi Arabia tonight. I'm willing to do a mutual defense agreement with your country to give you protection in perpetuity. Under the agreement I've been pushing, and I hope we can continue to talk about, if you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hit in Riyadh. Do you not have an obligation to join the fight with us? You have yet to do that. So if you do not believe the American embassy being attacked in Riyadh would trigger mutual self-defense, maybe we shouldn't do a treaty with you. तो यूएस सबको साथ में लपेटना चाहता है। फ्रांस को इन्होंने ऑलरेडी मिडिल ईस्ट बुला लिया है। इमैनुअल मैक्रोन आजकल अपने ही वॉरशिप की सवारी काट रहे हैं। इटली भी आने को तैयार है। भूले बिसरे यूके के पीएम कीर स्टामर भी राजी हो चुके हैं। भले ही ट्रंप ने इनका मजा ले लिया, पर यूके तैयार है। तो यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं कि या तो यूएस भागेगा या तो इस वॉर में सबको लपेट लेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।